गुड वेरी गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सो स्टार्ट करें। सबने मैट्राइसिस खत्म कर लिया? मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए। है कुछ प्रॉब्लम्स उसमें? यस? नो? ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक दो है। कितनी है? एक दो प्रॉब्लम्स है। हाँ ठीक है, सर। बता दूंगा मैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड ऑफ कोर्स फंक्शंस में ग्राफ्स भी आ जाएगा। ठीक है। जो मेन हमारा फोकस होगा वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स पे ज़्यादा होगा। रिलेशंस ऑफ कोर्स एडवांस के कोर्स में नहीं है, लेकिन मेंस के कोर्स में है, और सेट तो सभी जगह यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फंक्शंस में डेफिनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा। इनफैक्ट दे आर ऑल को रिलेटेड टॉपिक्स। सेट्स की जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे उसमें मेनी थिंग्स विल बी यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग काफ़ी काम में लेते हैं। सेट्स के जो नोटेशंस हैं, सेट के जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी काम में लेंगे। और सेट्स भी अपने आप में काफ़ी लॉजिकल चैप्टर होता है। ठीक है, तो सेट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट सेट्स से कर रहा हूँ। वैसे सेट्स 11th में पढ़ाया जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोबेबली आधा घंटे में सेट्स खत्म हो जाना चाहिए, बट लेट अस सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। सो सेट्स में हम लोग बोलते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज का हम एक कलेक्शन करके जो भी वेल डिफाइंड है उसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको सेट्स बोल देते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूज़ करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़ीरो अगर उसमें लगा दें तो उसको होल नंबर्स बोल देते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर देंगे तो उसको इंटीजर्स बोल देते हैं। एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं। क्योंकि हर सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सेट बिल्डर फॉर्म रेशनल नंबर्स के लिए यूज करते हैं p अपॉन q, such that p and q both are integers, q is not equal to 0. Then we use set of irrational numbers, जिसको ना तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। अब उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता है कि कौन से इरेशनल नंबर्स उनके बीच में होंगे। ठीक है, सो उसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बोल देंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट होता है पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, जो हम लोग का बेस भी यूज करते हैं। ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71, इरेशनल नंबर होता है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होता है। दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, ध्यान रखना है। दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हम कंबाइन कर लें, यानी उनका यूनियन ले लें, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 11th में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, बिकॉज ऑफ आयोटा इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सेट्स जो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फिर उसके बाद सेट्स के बीच में ऑपरेशंस। देखो, सेट भी मैट्रिक्स की तरह सेट भी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो सेट का जो एल्जेब्रा होता है, एल्जेब्रा का मतलब है ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए, फिर उन ऑपरेशंस को यूज करके हम रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं, फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो दैट इज नोन एज एल्जेब्रा। ठीक है, जैसे सिंपल एल्जेब्रा होता है 1 2 3, फिर उसकी जगह एक्स और वाई यूज कर लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब डिफाइन करते हैं। ऐसे ही मैट्राइसिस में कुछ डेफिनेशंस मैंने दी थी, उसमें बताया था कि डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, क्योंकि सेट में हम कोई ऐसा नहीं है कि 2+3 कर देंगे, तो सेट में हम ऐसे एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो सेट का ऑपरेशन आता है, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम से भी सब लोग फेमिलियर होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जितना हो सकता है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो होता है यूनियन।
union of two sets A union B. This is another set which has the elements in the form of X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both A and B. ये वाला जो और है उसमें एंड बी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और भी टू टाइप्स के होते हैं, एक इंक्लूसिव और होता है, एक एक्सक्लूसिव और होता है। यहाँ जो मैं और की बात कर रहा हूँ वो इंक्लूसिव और की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स एक्स इज आइदर एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का भी हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट भी सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सेट होता है जिसमें सारे सेट्स यूज हो जाते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। सो दिस इज ए यूनियन बी। सिमिलरली दूसरा ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी विच हैज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स। एक्स तो कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उस सेट का एलिमेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे, यूनियन दिस इज a दिस इज b, और दोनों में जो कॉमन पार्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स a इंटरसेक्शन b। ऐसा एलिमेंट जो दोनों का पार्ट हो उसको हम बोलेंगे कि दैट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। फिर तीसरा हम लोग यूज करते हैं ए डैश कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। जब वो ए में नहीं होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होता है। कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आप लोग जो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट समझते हो वो ठीक से नहीं समझते हो, बस ये मान लेते हो कि हाँ ये जो बाहर वाला सेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो तो ठीक है अपनी जगह पर जब हम प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं तो वहां पे एक्चुअली रियली प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लीमेंट को समझने में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लॉजिकल स्टेटमेंट है, ऑल मेन आर मॉर्टल, इसका कॉम्प्लीमेंट ज्यादातर लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑल मेन आर इमॉर्टल, विच इज रॉन्ग। ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। अभी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कंपटीशन में कि आपको सोचना आता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि ऑल मेन आर इमॉर्टल, ठीक है, विच इज रॉन्ग। उसका उल्टा नहीं होता है ये, ठीक है। जो बची हुई चीज है उसके लिए हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपने एक सेट ले लिया मॉर्टल लोगों का तो जो बचा हुआ सेट है उसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। उस सेट में कौन से लोग होंगे? एक तरह से एटलीस्ट वन मेन इज इमॉर्टल, एटलीस्ट वन मेन इज इमॉर्टल। समझ में आया क्या कॉम्प्लीमेंट? ये नहीं सर। लॉजिक, हाँ लॉजिक एक चैप्टर होता है उसमें भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कि यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअली लॉजिक का स्टेटमेंट है जिसको हम नेगेशन में भी यूज करते हैं, बट नेगेशन ऑफ द लॉजिक इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। दोनों सर चीजें एक बार वापस बता दो, आपने सॉल्व कैसे करा? सॉल्व करते हैं इसमें भी। नहीं मतलब सर क्या आंसर कैसे निकाला सर, समझ नहीं आया मैं। अरे आंसर निकालना है, दिमाग यूज करना है भाई। आंसर क्या हर चीज को लिख के निकालते हैं क्या मैथ्स? नहीं तेरे को सर मैं वैसे। हाँ इसी तरह से तो समझा रहा था, तो सोचना तो शुरू कर। ऑल मेन आर मॉर्टल, अभी तू यार ऐसे क्वेश्चन पूछता है शत्रुंजय, मुझे लग रहा है बहुत बचपन है अभी भी तेरे में, 9th-10th क्लास के बच्चों की तरह बात करता है। सॉरी सर। नहीं, सॉरी बोलने से काम नहीं होगा, सॉरी से तेरा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सॉरी से बस ये पता लग जाएगा कि यू आर ए गुड ओबीडियंट स्टूडेंट। आई डोंट वांट ओबीडियंट स्टूडेंट, आई वांट गुड इंटेलिजेंट थिंकिंग वाला स्टूडेंट जो सोचना जानता है, ठीक है। तो सोचने के ऊपर ध्यान दे। तेरे को ये पूछना चाहिए था सर आपने सोचा कैसे, तू पूछ रहा है आपने सॉल्व कैसे किया।
अभी सॉल्व करने का मतलब तो कुछ लिखना विखना होता है मैथ्स में यार, तो मैंने लिखा तो है ही नहीं कुछ। तो क्वेश्चन जो पूछना चाहिए था तुझे वो भी इस तरह से पूछना चाहिए था कि सर हाउ डिड यू थिंक, मुझे तो नहीं समझ में आया, ऐसे पूछना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा प्रिसीजन ला बेटा अपना सोचने में और काम करने में। प्रिसीजन नहीं होगा तो मैथ्स का सीख ही नहीं रहे हम लोग, मैथ्स के नाम पे हम मजाक कर रहे हैं फिर। ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल एटलीस्ट वन मेन इज इमॉर्टल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है या नहीं एक दूसरे के। एक सेट है केवल मॉर्टल लोगों का है, एक सेट दूसरा है जिसमें कि कम से कम एक आदमी इमॉर्टल है, और दोनों का सेट मिला के यूनियन हो जाएगा, यानी उसमें सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन, जहां पे एटलीस्ट वन आता है वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, जब हम एटलीस्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी बोल, वापस बोल शत्रुंजय। देख तू हाँ सर। ऐसे मेरी बातों को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में कभी नहीं लेना, नहीं तो कभी भी सीख नहीं पाएगा। नहीं एंड नहीं आई सर, वांट समझ दैट, हाँ समझ आई गया। वांट दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड शुड रियली बिकम इंटेलिजेंट। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। यस मैथ्स के थ्रू मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बनना सिखा रहा हूँ, थिंकिंग करना सिखा रहा हूँ। यस। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, एकदम आउट स्पोकन हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, एकदम से चोट लगती है दिल पे, जो कि अच्छी होती है और लगनी भी चाहिए, तभी सीखोगे, है ना। चाहूँ तो मैं बहुत प्यार से भी बोल सकता हूँ यार क्या बेटा कैसे कर रहा है तू भी, इतनी सी बात समझ नहीं रहा यार, हाँ चल सॉल्व करके दिखाता हूँ, पर उससे तुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, थोड़े दिन में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और ऑफलाइन होता तो शायद 3 दिन में ही समझ में आ जाता, है ना। चल एनीवे कोई बात नहीं, समझ में आया क्या? हाँ दोनों सर, हाँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसे दो सेट लेने हैं जिनका यूनियन मिलके सैंपल स्पेस बन जाए। सैंपल स्पेस हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लॉजिक वाला जो चैप्टर होता है वहां पर भी ऐसे यूज करते हैं, दोनों सेट मिलके एक कंप्लीट सेट बन जाए। तो एक सेट मैंने लिया जिसमें कि कम से कम एक आदमी नहीं मरने वाला है, एक सेट मैंने ऐसा लिया जिसमें सारे आदमी मरने वाले हैं। ठीक है, एक तो सारे आदमी मरने वाले हैं और एक कम से कम एक आदमी नहीं मरने वाला है, तो वो दोनों सेट मिलके कंप्लीट सेट हुआ कि नहीं, जिसमें कि कुछ लोग मरने वाले भी हैं कुछ नहीं भी मरने वाले हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। करेक्ट, आगे यस। सबको समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह से समझना है यूज करते टाइम, केवल ऐसे नोटेशन समझने से कुछ होगा नहीं, उसका जब एप्लीकेशन आता है तब हम मिस्टेक्स करते हैं, वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। फोर्थ वाला लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स या एक्सक्लूजन। जैसे इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्सक्लूडिंग बी, या ए स्लैश बी भी यूज करते हैं, ए माइनस बी भी यूज करते हैं। वन एंड द सेम थिंग अगेन, which has the elements x such that x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b में नहीं है, x a में तो है लेकिन b में नहीं है, यानी a में से वो वाला पार्ट निकाल दो जो कि b में इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये a हो गया, ये b हो गया, a में से b वाला पार्ट निकाल दो तो ये वाला हो जाएगा a माइनस बी, या a एक्सक्लूडिंग b, या a स्लैश b। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोल देते हैं, बट इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसका मीनिंग वो सेम नहीं है जो हम x माइनस वाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नंबर्स में। देन फिफ्थ वाला और एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं जिसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बोलते हैं, ए डेल्टा बी। दैट मीन्स होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो, ए में से बी निकाला और बी में से ए निकाला और फिर दोनों का यूनियन ले लिया, दैट मीन दिस इज ए दिस इज बी, ये वाला ए माइनस बी हो गया, ये वाला बी माइनस ए हो गया, दोनों का यूनियन मिला के जो सेट बनेगा
उसको हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए डेल्टा बी। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद सबसेट सब लोग जानते ही हैं, ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है, तो अभी इक्वल प्रूव करने का मतलब है कि सेम एलिमेंट्स, बोथ द सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होने चाहिए। इसका मतलब किसी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के भी मेंबर होने चाहिए, और जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेट के भी मेंबर होने चाहिए। तो अगर आपको दो सेट इक्वल प्रूव करना है, तो यू हैव टू प्रूव दैट A is subset of B and B is subset of A. A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तब आप प्रूव कर पाते हैं कि A is equal to B. That is the meaning of A equal to B. दो सेट्स के इक्वल होने का मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे आते हैं, फिर कुछ ऑपरेशंस ये हमने डिफाइन कर दिए, फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि A यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए, बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियस है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to A intersection B union A intersection C. Means union is distributive over intersection and intersection is distributive over union. ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी सब लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जिसको एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो दो सेट के लिए ये वाला अप्लाई होता है, जिसको मैं ऐसे वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। एन ऑफ ए का मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, एन ऑफ बी का मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, जब काउंट किए तो बीच वाले एलिमेंट्स यानी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स दो बार काउंट हो गए, यानी इंक्लूड किया हमने। अब दो बार इंक्लूड कर लिया तो एक बार हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर हमारे पास में तीन सेट है तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हम यूज कर रहे हैं एक तरह से। ये यूनियन हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, जब हम एन ऑफ ए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला सेट सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं इसके। जब एन ऑफ बी यूज कर रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। एन ऑफ सी का मतलब ये सारे एलिमेंट्स यहां से हमने यूज कर लिए हैं। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा काउंट कितने हो गए, ए इंटरसेक्शन बी के दो बार काउंट हो गए हैं, क्योंकि वो ए में भी हो गए और बी में भी हो गए, इसलिए उसको एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया।
ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी को एक बार सब्ट्रैक्ट किया, सी इंटरसेक्शन ए को एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इस सब्ट्रैक्शन में हम ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी एक बार सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार ये सब्ट्रैक्ट किया। ये 3 बार हमने बीच वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक भी बार काउंट नहीं हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने पूरी तरह से निकाल ही दिया है। सोच के देखो जल्दी से, पहले ए में काउंट किया, फिर बी में काउंट किया, 2 बार काउंट हो गया, उसमें से एक बार ये हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, एक बार हमने ये माइनस कर दिया, कब से हो रहा है? यहां पर पहले हमने ए में काउंट किया, फिर बी में काउंट किया। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ही बार काउंट हुआ है, इंटरसेक्शन वाला एक ही बार काउंट हुआ है। करेक्ट? बी इंटरसेक्शन सी भी एक ही बार काउंट हुआ है, सी इंटरसेक्शन सी ए भी एक ही बार काउंट हुआ है। यानी ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो 3 बार काउंट हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और वो हम एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको वापस एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बोलो किसी को नहीं समझ में आया तो? एनीवन? शत्रुंजय? आ गया सर। पक्का? ठीक है, हाँ। that's why we call it the principle of inclusion and exclusion। इसलिए हम इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 के लिए करें, 4 के लिए, 5 के लिए, 50 के लिए, 1000 के लिए भी कर सकते हैं। सो एनी n नंबर ऑफ सेट्स के लिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। उसमें क्या हो जाएगा वो भी बता देता हूं। पहले सबको ऐड कर दीजिए एक एक करके, फिर 2-2 के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने भी पेयर्स बनेंगे, फिर 3-3 के जो भी ग्रुप्स बनेंगे उन सबको हम ऐड करेंगे, फिर 4-4 के जितने ग्रुप्स बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर 5-5 के जो ग्रुप्स बनेंगे वो ऐड हो जाएंगे, 6 के जो ग्रुप्स बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड कीप डूइंग दिस वे till you get all the intersection of all the sets। am I clear? ठीक है, that is the generalization of the principle। next आगे चलते हैं। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी सेट में अगर मेरे पास में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? एक तो नल सेट हो जाएगा, एक सेट इटसेल्फ हो जाएगा। A इज इक्वल टू से A1 A2 अप टू AN। ये हमारे पास में n एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर। ठीक है, सो अगर मैं इसके सबसेट्स बनाता हूं, एक नल सेट होगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट होंगे, फिर 2-2 एलिमेंट्स एक साथ लेके सबसेट बनाएंगे, कीप डूइंग दिस वे, एंड देन फिर 3 एलिमेंट्स एट अ टाइम हम यूज करेंगे। ऐसे करते ही जाएंगे, लास्ट में सारे एलिमेंट्स एक साथ यूज करेंगे। और फिर इसको भी एक पूरे सेट के अंदर डाल दिया हमने, यानी सबसेट्स का भी एक सेट बना दिया। तो इस वाले सेट को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, करेक्ट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे वो हम कैसे काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है हमारे पास में, नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालने हैं,
नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हो सकता है कि हम n में से 0 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें। द नंबर ऑफ वेज वुड बी NC0। हो सकता है कि हम n में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ वेज वुड बी NC1। हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करें एट अ टाइम आउट ऑफ n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेज वुड बी NC2 एंड कीप डूइंग दिस वे। हो सकता है कि n में से n एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें तो नंबर ऑफ वेज वुड बी NCN। ठीक है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक द सबसेट्स। तो इसका मतलब यही नंबर ऑफ सबसेट्स भी हो गए हैं। देखो n में से NC0 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी 0 एलिमेंट सेलेक्ट किया तो एक ही हो जाएगा। NC1 का मतलब n हो जाएंगे, n सबसेट्स हैं। व्हेन यू चूज 1 एट ए टाइम, 1 2 3 अप टू n। व्हेन यू चूज 2 एट ए टाइम तो ये एक सबसेट हो गया, इस तरह से वो वाला सबसेट हो जाएगा, वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे एंड सो ऑन। इसका वैल्यू कितना आता है 2 रेज़ टू द पावर n बाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखो, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। कीप डूइंग दिस वे टिल NCN इंटू एक्स की पावर n। इसमें x की जगह 1 डाल दो तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। x की जगह 1 डालेंगे तो 2 रेज़ पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए हैं 2 रेज़ टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट which has n elements. So far so good. Anyone has any problem? Sure. करूं प्रोसीड आगे? ठीक है, कुछ और होगा तो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में जहां भी काम आएगा सेट्स का, क्योंकि सेट्स मेरा प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोग को जिससे कि याद आ जाए सब चीजें, क्योंकि हम लोग यूज भी करेंगे उसको। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो सिंबल हम इसमें भी क्रॉस वाला यूज करते हैं, बट इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। सिंबल हम वही क्रॉस वाला यूज करेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम कोई सेट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज, जिसको बोलेंगे a बाई बी, इज अ न्यू सेट। दो हमारे पास सेट है a और b, और हमने एक और नया सेट बनाया उन दोनों की हेल्प से। वो एक नया सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स x, y की फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, सच दैट फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। गेटिंग दिस? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो सबके सब हम एक नए सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो हम उसको a बाई बी बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a में हमने यूज किया से p, q, दो एलिमेंट्स हैं। b में हमने यूज कर लिया से 3 and 4 या 3 4 5, कुछ ले लेते हैं ऐसा। तो हमारे पास में a बाई बी एक नया सेट बन जाएगा, a बाई बी, विच इज इक्वल टू p, 3, फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकेंड एलिमेंट इसका, कॉमा p, 4, p, 5, देन q, 3, q, 4 and q, 5. This is known as
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इफ यू सी केयरफुली तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई बी विल बी इक्वल टू, यहां से देखेंगे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सपोज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर से कुछ और ले लेता हूं मैं, यूज कर लेता हूं से एल, एल भी काम आएगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर से पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर से क्यू। ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास में क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई बी कितना हो गया, कौन बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए बाई बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये सब बीच बीच में वीडियो बंद करके चले जाते हैं क्या? अक्षत की बात, अक्षत तूने आइडिया दे दिया सबको, हाँ? खुद तो यूज करता ही था, उस दूसरों को भी दे दिया तूने आइडिया कि कुछ भी कर सकते हो। वीडियो बंद करो और कुछ भी करो। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई बी कितने हो जाएंगे? सर पी इंटू डी, पी इंटू डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्यू लिखा है ना उसमें। हाँ क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई बी कितने हो जाएंगे? पी क्यू। पी क्यू, हाँ। कौन बोल रहे हैं? माधवी। माधवी, माधवी तेरा आज का वीडियो क्यों नहीं होने? सर इसमें ना ऑन करने का परमिशन नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, मैं देख लूंगी इसे। हाँ, सो पी इंटू क्यू क्यों आया माधवी, बता रीजन। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। वही तो पूछ रहा हूँ कि वो क्यों होगा ऐसा। वो तो पता ही है, वो तो यहाँ से देख लिया तूने कि 2 इंटू 3 किया तो इधर भी 2 पी इंटू क्यू कर दिया, ऐसा थोड़ी है। एग्जाम्पल से थोड़ी हम प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल तो वेरिफिकेशन के लिए होता है। और कोई बताएगा मुझे लॉजिक? सर पी एलिमेंट्स जो इसके क्यू एलिमेंट्स है हर एक से वो हो रहे हैं, मतलब सर ए सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं तो ए बाय बी में वो हर पी एलिमेंट्स क्यू एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट एक से होगा। तो पहली बात तो कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं पता लग रहा है। सर मेध्या। मेध्या, हाँ। तेरा भी क्यों वीडियो ऑन नहीं है? सर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा चल बता, वापस बोल। सर सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं तो अब ए बाय बी में वो पी एलिमेंट्स हर क्यू एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब एक एक बार उनका एक वो बनेगा। ये ऐसे थोड़ी कोई लॉजिक देते हैं यार, सही से लॉजिक तो पकड़। और कौन बताएगा? सर हर एलिमेंट ए सेट का पेयर करेगा बी सेट के साथ में, हर एलिमेंट। कौन बोल रहे हैं? माधवी। माधवी, हाँ क्या, वापस बोल। सर जो ए सेट है उसका हर एलिमेंट सेट बी के साथ में पेयर करेगा हाँ तो और एक एलिमेंट बनाएगा तो नए सेट का। वो तो सही है, फिर तो क्या करें, बनाएगा तो वो तो पता है सबको प्रोसीजर। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो ऐड ही कर दे, फिर सबट्रैक्ट कर दे, डिवाइड कर दे, पावर लगा दे। यस, और कोई? सबने पीएनसी पढ़ा हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हैं? क्या सब चीजें भूलते जाते हो, आगे के पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप, फर्स्ट प्लेस पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जितने एलिमेंट्स ए में हैं। कितने एलिमेंट्स ए में हैं? पी। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी वेज?
अरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? P ways में. P ways. हाँ, and the second place can be filled up in how many ways? Q ways. Q ways. Therefore, these two places can be filled up in P by Q ways. Total number of ways. Fundamental principle of counting. This event can occur in exactly P ways. This event can occur in exactly Q ways. Then these two events will happen in succession, will be P by Q, P into Q. अब आया याद? ठीक है. So that is how we get P into Q. ठीक है. अब अगर A by B में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स P into Q हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे A by B में? Therefore, total number of subsets of A by B. बोलिए, A by B में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो रिजल्ट किया है. 2 power p cube. विशाखा बोल. 2 to power p into q. हाँ, 2 raised to the power p into q. 2 raised to the power p into q. थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट किया था. अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power n होते हैं. यहाँ पर a by b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स p by q है. देयरफॉर इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे टोटल, वो 2 raised to the power p q हो जाएंगे. आ गया सबको समझ में? ठीक है. एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की. डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो है वो यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C will be equal to A by B union A by C. Similarly, A by B intersection C will be A by B intersection A by C. ठीक है. इन सब के प्रूफ मैंने 11th में तुम लोगों को पढ़ाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं. ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट सेट्स का एक क्विक रिवीजन हो गया है ना. अभी कुछ चीजें बची होंगी तो बीच में कहीं काम आएंगी, वो मैं बता दूंगा एज एंड व्हेन आर रिक्वायर्ड. ठीक है. करूं प्रोसीड? नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन रिलेशन. रिलेशन अब अपन डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ रिलेशन. रिलेशन को अच्छी तरह से समझना है, डेफिनेशन को. नहीं तो सब तुक्के लगाते रहते हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं होती है, आधा अधूरा समझते हैं. जब तक आप किसी चीज को 100% नहीं समझते हैं, मैं उसको नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग मान के चलता हूँ. ठीक है. सो आधा अधूरा समझते ही लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, 10% समझने में खुश हो जाते हैं. तो यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट एनी कॉन्सेप्ट विच यू आर स्टडिंग. तो रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन के लिए हम आर यूज करेंगे. अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है. आर जो है हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी यूज करते हैं. तो कहाँ पर हम आर रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कहाँ पर आर सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. ठीक है. तो ध्यान रखना है, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, such that जैसे एक बार मैं डायग्राम से यहाँ बता देता हूँ. ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है. यहाँ पर x एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक y एलिमेंट है, और यहाँ से यहाँ तक हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है. such that x is related to y if and only if some condition would be given here. जहां पे मैंने डॉट 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 लिखा है वहां पे कोई न कोई कंडीशन आपको गिवन होगी. ठीक है. शत्रुंजय आर यू देयर और चला गया? शत्रुंजय
शत्रुंजय, शत्रुंजय क्लास में है या नहीं है? हूँ सर, हूँ। हैं? हाँ सर, क्लास में ही हूँ। पक्का? हाँ सर, हाँ। तो वीडियो क्यों बंद किया है? सर पता नहीं बंद हो गया क्या। अच्छा, ओके। तो रिलेशन एक सेट ए से सेट बी में हम डिफाइन करते हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से रिलेटेड है अंडर सम गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं वो यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ कि वो कंडीशन क्या होगी। दैट कंडीशन मे बी समथिंग, एनीथिंग मे बी हियर। इसलिए हमने क्या सिंबल यूज किया है, x रिलेटेड टू y if and only if this condition gets satisfied। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंडीशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज स्मॉलर देन y। अगर x y से छोटा हो गया तो हम बोलेंगे कि x y से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू y। अगर x और y दो ट्राइंगल्स हैं और हमने बोला कि x अगर y के कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोलेंगे कि x y से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से x इज ब्रदर ऑफ y। अगर x y का ब्रदर है तो x y से रिलेटेड होगा, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे x y से रिलेटेड है, एंड कन्वर्सली अगर x y से रिलेटेड है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज द सिंबल डबल इम्प्लाइड। अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू होना चाहिए, वो ट्रू है तो ये वाला ट्रू होना चाहिए, इसलिए हम इसको डबल इम्प्लाइड बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एक्स वाई से रिलेटेड है, अदरवाइज एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है। एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। अब ये मैंने डेफिनेशन रिलेशन का दिया, इस डेफिनेशन का यूज करके जो आर है मैं बोल सकता हूं कि आर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। इसको भी हम एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। R is a set having the elements in the form of x, y, ordered pairs की फॉर्म में इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, such that x is an element of A, y is an element of B, and x is related to y under the given relation. Under the given relation, x y से रिलेटेड होगा, जो भी रिलेशन गिवन होगा उसको सेटिस्फाई कराते हुए। तो यहाँ पर हम R में वही ऑर्डर्ड पेयर्स यूज करेंगे, वही एलिमेंट्स यूज करेंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम R को सेट नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन से दैट R इज ऑल्सो अ सेट विच इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट। ठीक है, कैसे? Can I say that R is a subset of A by B? R will always be a subset of Cartesian product of sets A and B. Yes, sir. Yes. Anyone who can tell me how can I say that? R A by B का सबसेट हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. बोल सकते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। आर्यन की है क्या? Yes, sir. हाँ आर्यन, थोड़ा तेज बोला कर या माइक के पास में आके बोल। सर हो सकती है अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है तो। हो सकती है क्या मतलब? होगी या हो सकती है? सकती सर और होगी में- होगी। हाँ, तो तूने तो सकता वर्ड यूज कर रहा है यार। R is a subset of A by B, yes or no? Yes, sir. Yes. हाँ तो क्यों होगा ये बता।
Sir, if A and B are two अरे मैंने non-empty कंडीशन sets, नहीं पूछी है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ। मैंने पूछा है कि R सबसेट ऑफ A by B क्यों होगा। Nobody can answer? देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो क्यों को सोचने में ही आती है, और क्यों सोचना बहुत मुश्किल काम है, और ये सबसे मुश्किल काम मैथमेटिक्स ही सिखाता है, जो कोई सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके एग्जाम पास करना चाहते हैं। तो अगर आप क्यों सोचना सीख गए, इसका मतलब अब आपने मैथ्स को ठीक से ग्रैब कर लिया है। ठीक है, तो बिना क्यों सोचे ही काम करोगे क्या? ऐसे एक्सेप्ट मत किया करो कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए बाई बी। क्यों होगा भाई ए बाई बी का सबसेट? जब तक ये नहीं सोच रहे हो तब तक मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। एनीवन एल्स? कोई और बताएगा मुझे? सर आर के जो एलिमेंट्स हैं हम्म, वो ए और बी, मतलब ए बिलोंगिंग टू ए एंड वाई इज बिलोंगिंग टू बी। हम्म। तो सर ए और बी जो सबसेट है उनमें भी तो सेम ही एलिमेंट्स होंगे, तो उसका सबसेट तो होगा ही। फिर वही आ गया। अब देख, तेरे को हो सकता है कि 50-60% कुछ क्लैरिटी होगी, 50-60% पे यू आर सेटिस्फाइड, तो वो तो होगा ही। बस जैसे ही ये हम सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम अपना करप्शन करना शुरू कर देते हैं। So, हाँ, yes, so this ये कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज जितने भी जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे हम ए और बी में, तो उनमें से या तो वो सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे या फिर कुछ सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी नहीं बोलते हैं, ए बाई बी, A डोंट by यूज क्रॉस। हाँ, yes sir. ए बाई बी। ठीक है, काफी हद तक ठीक है आंसर। थोड़ा सा और प्रिसाइज कर सकते थे अपने आंसर को। सिंपल सी बात है कि ए बाई बी में तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे ए और बी के, वो सारे के सारे ए बाई बी में अवेलेबल होंगे। लेकिन रिलेशन में हम वही ऑर्डर्ड पेयर्स यूज करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। करेक्ट, इसलिए आर को सबसेट होना पड़ेगा ए बाई बी का। आगे क्या सबको समझ में? अरे फिर से गर्दन हिला रहे हो, ऑफलाइन नहीं हो है ना? yes sir. बोला Yes, करो sir. अनम्यूट करके। Yes sir. बोलो, सबको Yes, समझ sir. में आ Yes गया? sir, आ गया। यस सर। क्योंकि ए बाई बी में सारे के सारे सबसेट्स, Yes, sir. सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और रिलेशन में हम वही ऑर्डर्ड पेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे या उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखेंगे जो उस रिलेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वो या तो सारे एलिमेंट्स के इक्वल हो सकते हैं, यानी ए बाई बी के इक्वल हो सकता है, या उससे कम एलिमेंट्स होंगे। इसलिए आर इज ए सबसेट ऑफ ए बाई बी ऑलवेज। करेक्ट? आगे आप समझ में? पक्का? जैसे कोई भी एक एग्जांपल वेरीफाई, ये प्रूफ तो खत्म हो गया है, प्रूफ लॉजिकल प्रूफ है इसका, तो प्रूफ इज ओवर। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने ए लिया 2 3 5 और बी मैंने ले लिया 1 7, ऐसा कुछ मैंने ले लिया। मैंने रिलेशन डिफाइन किया, R is a relation defined from set A to set B such that X related to Y if and only if X is smaller than Y, obviously X is an element of A and Y is an element of B here. तो यहाँ पे जो R आएगा वो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे देखते हैं। 2,1 होगा क्या? 2 1 से छोटा है क्या? No, sir. नहीं है। So 2,1 is not possible. 2,7 is correct क्योंकि 2 7 से छोटा है। ठीक है। 3,1 not possible. 3,7 is possible.
5-1 नॉट पॉसिबल, 5-7 इज पॉसिबल। ये हमारे पास रिलेशन सेट नोटेशन की फॉर्म में आ गया है। इस तरह से हम इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वेयर इज अगर मैं a बाई बी के टोटल एलिमेंट्स निकालता तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आ जाते? 3 into 2 6 एलिमेंट्स होते a बाई बी में, जबकि R में केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं। R is definitely a subset of A by B. करेक्ट? अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज A में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A are m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B are n, correct? Then how many maximum number of relations you can define from A to B, including the empty relation? empty relation को भी relation बोल सकते हैं। How many total relations you can define from set A to set B? अब अगर कॉन्सेप्ट्स मेरे से पढ़े हैं तो 15 सेकंड का आंसर है Power m into n. 2 raised to the power mn, करेक्ट? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ A बाई बी में एलिमेंट्स हो जाएंगे mn, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised power mn, और एवरी रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A बाई बी, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल विल बी 2 raised power mn। प्रॉब्लम इज डन। आ गया सबको समझ में? पक्का? ठीक है, इस तरह से अपन रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब काफी टाइम हो गया है, आज के लिए काफी इतना। मंडे को बात करेंगे, संडे को क्लास नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो और आज होमवर्क भी नहीं मिला है, पिछला जो भी कुछ बचा है वो कर लीजिए। दुष्यंत यस सर। हाँ, काम कंप्लीट है क्या तेरा? सर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट है, पाई शीट का कर रहा हूँ। यार तेरे ऊपर बड़ा सुपरविजन रखना पड़ता है। एक आदमी तो तेरे को बस बिल्कुल वॉच करने वाला होना चाहिए कि तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैं? कभी क्या पेंडिंग है, कभी क्या पेंडिंग है। अभी कंप्लीट कर इस बार, अब आगे से नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर से नहीं होना चाहिए। कल का रेस्ट मिल रहा है तेरे को, आज मैं कोई काम नहीं दे रहा हूँ, अभी सब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और नहीं कंप्लीट हो तो फिर मेरे को मम्मी से बात करवा देना। दुष्यंत सुन रहा है क्या? दुष्यंत? यस सर। सुन लिया ना? ठीक है, सर। हाँ, मंडे तक कंप्लीट होना चाहिए काम। और झूठ नहीं बोलना, मेरे को तरीके आते हैं, मुझे पता भी है कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ तूने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ओके सर। हाँ, कंप्लीट कर इसको, इस चैप्टर से बिल्कुल पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए। ओके, एवरीवन बी अलर्ट। अभी ये सब देखो, होता क्या है, जब छुट्टियां होती हैं कम काम होता है, ज्यादा आलस आता है। ज्यादा आलस आता है तो फिर वो आलस के ऊपर और आलस, यानी पावर में आ जाता है फिर वो। ठीक है, रेस टू द पावर हो जाता है। तो बी केयरफुल, है ना, आलसी मत बनो। कीप योरसेल्फ बिजी समवेयर एंड बी प्रोडक्टिव इन क्रिएटिव सेंस। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Sir.